तो आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि भीषण सड़क हादसा कब और कैसे हुआ। बिहार के पूर्णिया में ये बड़ा हादसा हुआ है और NH57 पर बेकाबू होकर ये ट्रक पलट गया और हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। अब सीधा रुख करेंगे नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ समारोह में, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। पदाधिकारीगण, उपस्थित तमाम हमारे कर्मचारी भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, मुझे बहुत पसंद है कि आज राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले मैं हेमंत रविंद्र कपिल देव नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को व इनकी तमाम नई कार्यकारिणी को अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपके साथ में जो समस्याएं हैं कर्मचारियों के लिए, राजस्थान प्रदेश की भी, उसमें क्या योगदान हो सकता है, राजस्थान सचिवालय कर्मचारियों का भी उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी मेरे पूर्व में कहा गया आपको कि सचिवालय जो है वो एक प्रकार से सुशासन के लिए अति आवश्यक है। बिना सचिवालय उनके कर्मचारी अधिकारी यहाँ बैठ के सारे प्रदेश के भविष्य के फैसले होते हैं और लागू आप लोग करते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप पे है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप पे है। औषधि रूप में आप हमेशा काम करते आए हैं। सरकार ने भी, जब सरकार में मुझे आपके आशीर्वाद से, आपके दुआओं से अवसर मिला काम करने का, प्रथम सेवक के रूप में, चाहे 22 साल पहले मैं था तब भी, फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बना और तीसरी बार अभी आपके सामने आपके बीच में काम कर रहा हूँ। मुझे याद है पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तो स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारियों, याद है आपको? 64 डेज स्ट्राइक, नो वर्क नो पे। ये हालात बन गए कि जो हमारे कर्मचारी, वो महेश व्यासी तो भी है नहीं, आप दिख नहीं रहे वो, तो वो हमारे उस वक्त में मुख्य किरदार थे उस वक्त में। पर संबंध ऐसे जुड़े उस स्ट्राइक के बाद में चुनाव आए। चुनाव में आपने जो गुस्सा था मेरे प्रति, पूरा गुस्सा निकाला आपने। पर उसके बाद में रिश्ते ऐसे भी जुड़े हैं उस घटना के बाद में, बिना मांगे हुए आपके सब मांगे पूरी होगी, बिना मांगे। और तो और 13 के अंदर तो आप सब बैठे हुए हो, क्या क्या फैसले नहीं किए हम लोगों ने आप हित को देखते हुए। नई सरकार आई तो और तो सब तो बंद की ही किए वो फैसले। वो 250 की स्टेशनरी थी, वो ही बंद कर दी। तो तमाम बातें आपके सामने हैं, पर सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिली है आपको। और पहली बार भी जब स्ट्राइक हुई थी तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी हो गया। थोड़ी गलती हमारी भी रही, थोड़ी गलती आंदोलनकारियों को भी रही, क्योंकि हमारे स्ट्राइक के बाद में जो संवाद होना चाहिए था आप लोगों से, वो संवाद कायम नहीं हो पाया, क्योंकि हम भी नए नए थे उस वक्त में। तो उसमें आप लोगों ने महसूस भी किया कि अगर संवाद भी होता है तो कई बातें ठीक हो जाती, वो उस वक्त में भी कमी रही, जो मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ। पर बाद में हमेशा मैंने, क्योंकि पहले भी उस वक्त भी मैंने कहा था स्ट्राइक में कि जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, जब आपने हरदेव जोशी के वक्त में, शिवचंद्र माथुर के वक्त में स्ट्राइक की थी, तो हम लोग तो वो थे जो आप लोगों की पैरवी करते थे वहां। और मैं खुद मुख्यमंत्री बन गया तो मैं आपके खिलाफ हो गया, ये कैसे हो सकता था? पर वो जो कुछ भी हुआ हो गया। वो
अब जो आपके अध्यक्ष जी ने कई बातें बताई, तो अभी तो शपथ ग्रहण समारोह में कोई घोषणाएं नहीं होती है। हम भी शपथ लेते थे, मालूम है कि कल ही 10-15 मिनट का प्रोग्राम होता है। अब तो आपने जो बताया है, अभी उषा शर्मा जी ने बहुत विस्तार से आपको सब बात बताई। आप निश्चिंत रहें, जो जो आपकी मांगे हैं, कुछ तो मांगे बहुत पूरी की गई, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रमोशन के एवेन्यूज बहुत खोले आपके। एसीपी का जो अटक गया था पिछली गवर्नमेंट में, 30 अक्टूबर 17 के आदेश से एसीपी के संबंधित विसंगति पैदा हो गई, अभी हाल ही में हमने उसको दूर किया है। कुछ एश्योर्ड जो आपका ये जो कैरियर प्रोग्रेशंस, इस पे हमने फैसला कर लिया। वो बहुत बड़ा फैसला था और सब लोग उसमें खुश हुए। और तो और जो बाकी बातें तो आपने काफी की है, और मैं अब आपको आज जीएसटी लागू कर दिया, यही बातों से मालूम आपको, मैं क्यों रिपीट करूं, क्योंकि आपने फैसले हमने बहुत शानदार किए बजट के अंदर। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है कि आज आप बताइए चिरंजीवी योजना, 10 लाख की योजना, 5 लाख ऑक्सीजन का बीमा, उसके अंदर कोई दुर्भाग्य से डेथ हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, उसमें 15-20 लाख भी खर्च होते हैं, वो भी सरकार देगी। ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ। सीजीएचएस जो केंद्र में स्कीम है, वो लागू कर दी राजस्थान कर्मचारियों के लिए। रिटायरमेंट के बाद में वो लागू रहेगी। अनलिमिटेड कैशलेस इलाज है उसका। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले किए हैं। डीपीसी आपकी एक से अधिक बार कर दी कि भाई प्रमोशन के लिए वेट नहीं करना पड़े। ये तमाम मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं उसको क्या बताऊं आपको। मृतक आश्रितों के लिए हमने बहुत ही शिथिलता दी है, करीब 8,000 के लगभग नौकरी लगी है, तो कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी था, उसमें भी कई शर्तें हटा दी, तो बहुत लोगों को आराम हो गया नौकरी लगने के अंदर। तो चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग हो, उसकी क्रिमिनल की बात थी, ये तमाम बातें मुझे मालूम है। मैं तो खुद एक ही चीज का ध्यान रखता हूँ। तो बजट जो पेश किया गया था उसमें हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की। अब जो एनपीएस या ओपीएस, जिसको लेके आपने बहुत ताली बजाई, और ये वास्तव फैसला एक ऐतिहासिक फैसला ही है मानवीय दृष्टिकोण से। ये फैसला किया है, ये हमने सोच समझ के किया। ऐसा नहीं कोई खाली आपको खुश करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कर दिया। लोगों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये अगर हम कहते हैं संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन देंगे, अगर हम कहते हैं कि 22 साल मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं फिर उसकी भावनाओं की कदर भी करूं। संवेदनशीलता क्या है, पारदर्शिता क्या है, जवाबदेह प्रशासन क्या होना चाहिए, उसकी मैं कदर भी करूं और वो लागू करने का प्रयास भी करूं। उसी के कारण से आपका फैसला हुआ है और सबको आश्चर्य हो रहा है। खाली राजस्थान के आप लोगों को नहीं हो रहा है। कल राष्ट्रीय स्तर के तमाम जो पदाधिकारी आए थे जयपुर के अंदर, मुझसे मिलने रात को घर पे आए 200-250 लोग। वो भी आश्चर्य कर रहे थे कि आपने जो बजट स्पीच थी, हम तो उसको सुन रहे थे अपने अपने राज्यों के अंदर। और मैंने भी उनको याद दिलाया मजाक के अंदर, मैंने कहा देखो मैंने 2004 3 बार 4 बार बोला था असेंबली के अंदर। मैं को समझने वाले समझ जाएंगे, और आखिर में मैंने घोषणा की तो सब समझने लगे। आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया, विश्वास किसी को नहीं हुआ। पर ये घोषणा जानबूझ करके, समझ करके, मानवीय दृष्टिकोण से, एक कर्मचारी ओल्ड एज पेंशन में है, तो आराम से मालूम है कि बुढ़ापे के अंदर, ओल्ड एज के अंदर मेरे को मेरी जिंदगी सिक्योर रहेगी, पेंशन भी मिलेगी, डीए बढ़ता जाएगा और कंफर्टेबल मेरी जिंदगी रहेगी। आदमी ओल्ड एज में तकलीफ आता है। और नई पेंशन के अंदर पैसा काटना शुरू हो गया आपका भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, कोई बात नहीं।
जमा क्या हो रहा है? जमा हो रहा है शेयर मार्केट के अंदर। कमाल है, पता नहीं किसने सलाह दे दी उस वक्त में। शेयर मार्केट में ऊपर नीचे होता ही रहता है। म्यूचुअल फंड के अंदर मेरे पैसे डूबे हुए बचपन के अंदर म्यूचुअल फंड के 15,000 जमा करवाए थे, 15 ही मिले बाद में मुझे वापस। तो आप बताओ, म्यूचुअल फंड और एफडीआर जो है, क्या कहते हैं उसको, शेयर मार्केट के आधार पर जो 35 साल बाद रिटायर होगा कर्मचारी, ये बातें आपको कह रहा हूँ सारी भी सुन रही है, क्योंकि ये दिल्ली में पैर यही करेगी बात। दिल्ली से आई है वहां पर, तो इनको मालूम है सबको, वहां समझाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये स्कीम लागू केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, राज्यों को करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी। क्योंकि ये मानवीय दृष्टि को मैं बार बार बोल रहा हूं कि आदमी को मालूम नहीं 35 साल बाद हमारे पेंशन कितनी मिलेगी। ना कोई डीओ की बात उसके अंदर है, ना मेडिकल की बात पता नहीं है कि नहीं उसके अंदर। ह्यूमन राइट कमीशन मना कर रहा था। सीएजी जो है उसने कहा अभी 15 साल के बाद में इसके नियम कायदे कुछ बने ही नहीं है, जिनके लाखों लोगों का भविष्य डिपेंड कर रहा हो। उसमें अगर सीएजी कहे कि 15 साल हो गए, 15 साल में अभी तक इसके नियम नहीं बने, कायदे नहीं बने, आगे पता नहीं किस रुपए पेंशन महीने लगेगी, किसी को नहीं मालूम है, वो ऑब्जेक्शन कर रहा था। सेकंड जुडिशरी कमीशन कह रहा है जुडिशरी में हम नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाना चाहते हैं, और 3-4 राज्य सरकारों ने लीगल करना शुरू कर दिया। ये फैसला आपका मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा 2 वर्गों के अंदर बांट दिया कर्मचारियों को, ओल्ड और नई पेंशन योजना में, उनसे नहीं कहा जा सकता किसी भी रूप के अंदर। इसलिए हम लोगों को फैसला किया मैंने। अब केंद्र सरकार जो है जिस रूप में रवैया अपना रही है, जो आपने पढ़ा होगा अखबार के अंदर, कि आपका जो पीएफआरडीए जो फंड बना हुआ उसमें जमा होता है, पैसा जमा होता है। केंद्र सरकार राज्यों के कर्मचारियों करता वो भी, और गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने अटका रहे हैं। कई नेताओं का आशंका थी, हमारे विपक्षी नेताओं को असेंबली के अंदर भी, आप ये पैसे का क्या करोगे, वापस दे पाओगे क्या? वो मैंने वहाँ असेंबली में क्लियर कर दिया कि इनको पैसा मिलेगा वापस, कुछ चिंता करने की बात नहीं। अब मैं आज फिर रिपीट करना चाहूंगा, पूरा जो इनका पैसा है ये कितनी रोड़े अटकाए केंद्र सरकार वाले, पर हम अपना फैसला बदलेंगे नहीं, नंबर 1। और इसको जो है रिटायरमेंट पे ब्याज सहित मिलेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कल जब आए थे केंद्र वाले तो कह रहा कि आपकी सरकार बदल गई तो क्या होगा, तो मुझे चिंता हो गई है कि मुझे सरकार लानी पड़ेगी वापस। सरकार वापस लानी पड़ेगी कि कोई नई सरकार बदल नहीं सकेगी। क्योंकि अभी जब रिफाइनरी की बात की हमारे आपके अध्यक्ष जी ने, तो मुझे चिंता हो गई कि रिफाइनरी वास्तव में 5 साल डिले कर दिए बिना मतलब। 40,000 करोड़ का बजट था और वो 70,000 करोड़ का हो गया। 5 साल बिना मतलब बंद कर दी। पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा, और भागीदारी कम क्यों? अब नई वापस शुरू की उन्होंने, वही भागीदारी 26%, तो बिना मतलब 30,000 करोड़ रुपए बढ़ गए उस रिफाइनरी के अंदर। अब ERCP है, उसमें रोड सरकारी केंद्र सरकार, 13 राज्यों की जल पीने के पानी की सिंचाई की प्रॉब्लम है और भयंकर प्रॉब्लम है। 13 जिले के लोग बैठे हुए यहाँ पर, मालूम है क्या स्थिति वहां पर है, जयपुर सहित। अनावश्यक करोड़ अटका रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जयपुर में, अजमेर में वादा करके गए थे राष्ट्रीय योजना जरूर बनाएंगे, इसको आश्वासन दिया, पूरा नहीं कर पाए। वो लड़ाई हमारी चलती रहेगी। इसलिए मैंने कहा आपको कि ये
जब हमने घोषणा की आप निश्चिंत रहो, यह बदलने वाले नहीं, लागू होकर रहेगी, आपको न्याय मिलेगा। इसलिए इन्होंने जो आपके अध्यक्ष जी ने कुछ बातें कही है मुझे, दो तो मैं भी उसके लिए कहना चाहूंगा। सचिवालय में हमने तय किया कि एक नई जो है बिल्डिंग बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा संख्या हो गई कर्मचारियों की, बैठने की जगह कम पड़ रही है। ऑडिटोरियम की जो बात की गई थी, उसी के अंदर हम ऑडिटोरियम बना देंगे, उसी में बना देंगे ऑडिटोरियम, नई बिल्डिंग बने, ये मैंने कहा इसकी मैं घोषणा कर दूं। और दूसरा, जो गर्मियों में भी तापमान बढ़ गया है, आपकी तकलीफ भी तो धूप कितनी चली, मई और अप्रैल में जो गर्मी पड़ी इस बार, 122 साल का इतिहास है, इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी जितनी इस बार पड़ी है। मतलब गर्मी भी प्रीपोन्ड हो गई है। मार्च अप्रैल में पड़ना लू का आप सोच सकते हैं। और वैसे भी अभी देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जो इसमें तकलीफ आ रही है, स्थिति जो बिल्डिंग की भी है, आपके कूलिंग प्लांट की भी है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, इसके लिए बाकायदा पूरा सिस्टम जो अपग्रेड करा जाएगा, गर्मियों के अंदर पूरा अपग्रेड करेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं आए। और उद्धव शर्मा जी को मैंने कहा कि आप खुद देखिए इस काम को कि कैसे आप सचिवालय में हमारे नीति साथी है जो कपिल देव जी ने बताया, उस ढंग से इसको हम चाहेंगे कि आपको सब सुविधाएं मिले। आपका रिसेप्शन हमने वादा किया पूरा हो गया, अच्छा बन गया रिसेप्शन। मैं समझता हूँ लोगों को भी जो आने वाले यहाँ पर हमारे प्रदेशवासी, उनको भी आराम मिल रहा है और सब सिस्टम ठीक हो गया। तो यही बातें मुझे आपसे कहनी थी। बहुत ही मुबारक मौका है, मुझे पहले भी कई बार आने का अवसर मिला है। अभी जब 2 साल करीब कोरोना काल जो रहा है, उसमें सब प्रोग्राम बंद हो गए, और कोरोना के अंदर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस रूप में आपने लॉकडाउन के अंदर भी जो काम किया, पूरे प्रदेशवासियों ने सहयोग किया मुझे। हमने करीब 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी उस वक्त में, करीब 250-300 तो खाली कोरोना को लेके थी। इतना शानदार प्रबंधन हुआ, इलाज फ्री हुआ, ऐसा बहुत कम राज्य में होगा। और नंबर 1 रहे हम लोग कोरोना प्रबंधन के अंदर देश के अंदर। बीराड़ा मॉडल हमारा देश और देश के बाहर भी गया, प्रबंधन किया, आज पूरा देश में आज भी तारीफ करते हैं लोग। तो ये सब आप सबके सहयोग से संभव हुआ। NGO, एक्टिविस्ट, धर्मगुरु, सबको मैं आह्वान किया, पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, बातचीत करी, और सबने मिलके जो सेवा की है, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, ये तो हमारा धर्म था। मुझे खुशी है कहते हुए कि वास्तव में आप लोगों ने जो प्रबंधन किया, हमने 5 किस्तों में पैसा भेजा गरीबों को, ढूंढ करके, जो चाहे वो प्लेटफॉर्म पे सोते हों, चाहे वो डेस्टिट्यूट हो, ठेले वाले हों, सबके रोजगार बंद हो गए। जब लॉकडाउन लग गया, ठेले का चलेंगे फिर उन लोगों के लिए अलग से 35-40 लाख लोग थे, उनके अलग अलग हमने 5 किस्तों में 5,500 रुपये भेजे, वो भी थोड़ा आराम से रहे। इस प्रकार से हमने कोई कमी नहीं रखी। और उसमें सचिवालय के हमारे तमाम साथियों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का बहुत सहयोग रहा, तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो एक चैलेंज था हमारे सामने कोरोना का, पूरे विश्वव्यापी महामारी फैलना। आज भी चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरिया के अंदर आज भी फैल रहा है। आज भी वो गया नहीं है, थोड़ा बच के रहिएगा आप लोग भी। और कई लोगों के घरों से परिवार के लोग चले गए, क्या बीती उनके ऊपर आप सोच सकते हो। उस वक्त में क्या ऑक्सीजन की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो, दवाइयों की बात हो, हमने चार्टर प्लेन किए था, बॉम्बे भेजा हो, टाइम पे दवाएं आए। एक दिन में डिले क्यों हो, किसी की जान क्यों जाए, एक चीज का हम लोगों ने मॉनिटरिंग की थी। और जो सहयोग आपका मिला वो अद्भुत था, सबने सहयोग किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर के, जो हमारा मुख्य ध्येय है, चाहे हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे हम लोग सरकारी सेवा में हैं, हम सब मिलकर के जो स्कीम बनाई हम लोगों ने, किसानों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो,
चाहे वो शहर के लिए हो या गांव के लिए हो, इतने फैसले किए हैं, उन फैसलों को लागू करना एक चुनौती हो रहा है सरकार के सामने। इंदिरा गांधी जी के नाम से हमने शहरी रोजगार योजना नरेगा के पैटर्न में शुरू करी, 100 दिन का रोजगार, देश में कहीं पे भी नहीं है। तो लागू करने के लिए तब सबको आगे आना पड़ेगा। नरेगा में 25 दिन बढ़ा दिए हम लोगों ने स्टेट फंडिंग से। तो जो काम हम लोगों ने हाथ में लिया बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो मुझे खुशी है कि सरकार के स्तर पर अभी 800 जो हमने घोषणा की थी, करीब 350-400 के तो आदेश निकल चुके हैं। पूरी मॉनिटरिंग चल रही है। मैं आपसे मार्मिक अपील करना चाहूंगा, योजनाओं को लागू करवाने में और गांव तक उसका लाभ करे मिले गरीबों को, आम लोगों को, किसानों को सुनिश्चित करने के लिए सचिवालय कर्मचारी संघ और सचिवालय कर्मचारियों का, अधिकारियों का बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो आप निभाएं, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा। यही बात कहता हूँ मैं आपको इतने कहना चाहूँगा, जो मांगे रखी गई है उनको मैं वापस दिखाऊंगा और आप निश्चित में जो भी संभव होगा। एक बात मुझे कहनी है, हमारे कुछ साथी बैठे धरने पर CHA वाले, अब छोटे बच्चे उनके हाथ में हैं, 2 साल का, 1 साल का, कभी टीवी में झलक पड़ जाती है, बहुत दुख होता है। उनके लिए मैंने बजट के अंदर एक पैरा बनाया CHA वालों के लिए, कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के लिए। कोई इन्होंने अच्छा काम किया। तो उस वक्त में आपको मालूम है कि पहली लहर जब थी तो लोगों को भय था, भय बहुत था। पता नहीं, मैं खुद तकलीफ में नहीं आ जाऊँ, डॉक्टर भी डरते थे जाते हुए, कई लोग ICU के अंदर। वो वक्त भी देखा हमने, हालांकि मृत्यु दर कम थी उस वक्त। दूसरी लहर में मृत्यु दर बहुत भयंकर थी, पूरे देश के अंदर हाहाकार मर गया, ऑक्सीजन का भी, कई लोग मारे गए, पर भय खत्म हो गया कई जगह पर। तो तीसरी लहर तक तो वैक्सीन लग गई तो कम से कम मृत्यु दर तो नहीं हुई, बहुत मामूली से हुई। पर हमने इनको लगाया टेम्परेरी बेसिस पर। मेरे पास ये लोग मिले, मुझसे मिले, मैंने कहा कि आपका विशेष ध्यान रखें, इसलिए मैंने पहला लिखा है कि आपके लिए कोई रास्ता निकालेंगे, हेल्थ वर्कर का या वॉलंटियर का कोई निकालेंगे। क्योंकि अगर आप लगे हो एक साथ में, तो ऐसा कोई नियम कायदा है तो बता दे मेरे को, मैं अभी साइन कर दूंगा। अगर वो लग सकते नौकरी उनकी तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। पर कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि बिना प्रक्रिया अपनाए हुए किसी की नौकरी लग जाए। तो आप सब बैठे गवाह होंगे इस बात के, तो नौकरी कैसे लग सकती है। फिर जो पहले गए लोग अटके पड़े, अभी भी गए लोग आते हैं, उन्हें इसलिए नहीं लग पा रही है, अगर प्रोसेस से लगे हुए वो लोग हैं जिसमें SC, ST, OBC, EBC जो भी है, अगर वो पूरी प्रक्रिया अपनाई हुई है तब तो फिर भी उनके लिए चांस होते हैं। कोई तरीका निकलता है, 5, 10, 20% उनको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाते हैं। ये तो 4-6 महीने लगे काम किया होगा उन्होंने, 8-9 महीने किए होंगे, और इनको लगा नहीं सकते हम लोग क्योंकि बिना प्रक्रिया के आए हुए हैं। अगर ये चाहते एक बार मैं वापस ज्वाइन करवा तो करवा भी जाएंगे, 10 साल बाद में ये ऐसे ही फिरते रहेंगे, कभी पक्के हो ही नहीं पाएंगे। तो कम से कम ऐसे जो मामले होते हैं उसमें आप अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि आप तो सचिवालय में बैठे हैं तो आप जानते हो कि नियम कायदे क्या होते हैं, या फिर मेरे को नियम कायदे बता दीजिए तो इस प्रकार से कर सकते हैं इनका, तो मैं मदद कर दूंगा उनकी, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। परंतु इस प्रकार से जो है इतनी नियम है, इतनी हमने नियुक्तियां दी है, कॉन्ट्रैक्ट वालों का अलग कैडर बना दिया हम लोगों ने, यहाँ तक कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए हैं उनका एक कैडर बन गया तो कम से कम आराम हो जाएगा उनका आगे पक्का करने के अंदर भी। तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं हो रही है। बूढ़े आदमी हो गए, वो बिहार से लेना चाहता कोई आदमी तो उसकी जगह लग जाती है, उनके बच्चे की नौकरी लग जाए, वो हमने कर दिया। और कई नियमों पर शिथिलता दी गई है। कई नियम तो पहली बार हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की गई सरकार द्वारा
एसएलपी वापस लेना है, आज तक कभी इतिहास में सुना नहीं होगा आपने। हमने एसएलपी वापस ले लेकर के लोगों की नौकरी लगाई है। सरकार जब 1 लाख नौकरियां लगा चुकी है, जो पिछली सरकार से चली आ रही थी पेंडिंग, 1 लाख का फर्ज चल रहा है और 1 लाख मैंने घोषणा करी वापस बजट के अंदर। 3 लाख नौकरियां आज तक कभी लगी क्या 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। तो जब सरकार आगे बढ़ करके ऐतिहासिक फैसले कर रही है तो आप सबको सहयोग करना चाहिए उसके अंदर कि किस प्रकार हम लोग उसमें अपनी भूमिका निभाएं कि टाइम पे नौकरी लग जाए। कितनी अड़चन आ रही है, कोई पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक खाली राजस्थान में नहीं हो रहा है, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर, आर्मी के सर्विसेज के अंदर, सब जगह हो रहे हैं। आप सोचिए क्यों हो रहा है, मालूम है आपको ही। ऐसे कई एलिमेंट होते हैं, गैंग बना लेते हैं, बेरोजगारी है, वो भी एक कारण है। ये तमाम हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं। तो आप बताइए कि जो नौकरी 3-3 लाख हम लगा रहे हैं उसमें अड़चन गई जाती है, तो आप भी उसमें सहयोग करो। आप बताइए आपके अपने अनुभव से सरकार को कि आप ये तरीका अपनाओ तो इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। पब्लिक बताए हम लोगों को, हम तो हमारा माइंड ओपन है, हम तो मैनिफेस्टो बनाते हैं, पब्लिक को पूछ के बनाने लग गए हैं। आगे मैनिफेस्टो आएगा तो आम जनता क्या सोचती है, क्या मांग करती है, आधार बना के हम लोग उसको पूरा करेंगे, बनाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो कोई भी समस्या है, कोई किसी की मांग है, हड़ताल में जाना तो आखिरी पॉइंट होना चाहिए। उसके पहले प्रयास तो करे, भाई समझने की कोशिश तो करे कोई व्यक्ति, उसमें आप लोग भी अपनी भूमिका अदा करें। यही बात कहता मैं इसको, जो आपके कर्मचारी संघ है उनके अध्यक्ष जी को, पदाधिकारियों को कहना चाहूँ, उनकी भूमिका बड़ी होनी चाहिए इन कामों के लिए। मैंने बोला अभी यही बात कहता हूँ। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ से अनुरोध करूंगा कि समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अशोक गहलोत साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट है। अरे माइक निकाल के ले आओ सर। अरे मेरा भी ले आओ, मेरा। अरे सर माइक निकाल के ले आओ।